देखिए डार्विनवाद आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारे डार्विनवाद, लेमार्कवाद, इनसे अंतर, ये सब क्वेश्चन हमारे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद क्या होता है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, डार्विन ने ये कहा था कि वायुमंडल में जो था, वातावरण में जो था, दो प्रकार के जीव थे। डायनासोर दो प्रकार के थे। ये जिराफ, एक थे लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, एक छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। लेकिन प्राकृतिक चयन हुआ, लंबी छोटी गर्दन वाले जिराफ जो थे धीरे धीरे पत्तियां सब खत्म हो गई, इनको पत्ती नहीं खाने को मिली तो ये सब मर गए और केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रह गए। तो इसी इन्होंने प्राकृतिक वर्ण कहा, ठीक है। तो कोई पूछे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, वहाँ डार्विन भी होगा, लेमार्क भी होगा, तो याद रखिएगा डार्विन होगा, ठीक है। और अगर वो कह दे प्राकृतिक वर्ण के बजाय अगर वो कह दे कि जो है वंशागत सिद्धांत किसने दिया, तो वो लेमार्क थे, ठीक है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है तो उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण भी कह सकते हैं और प्राकृतिक चयन भी कहते हैं। जब किसी जीव में किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा कोई गुण कम या अधिक हो जाए तो उसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। या धीमी गति से होने वाली अनयादृच्छिक, यानी कोई मतलब नहीं, हमारी इच्छा है कि नहीं है, उसे होना है तो होना, एक प्रक्रिया होती है। प्राकृतिक वर्ण ही क्रम विकास की प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की। तो जैव विकास का, क्रम विकास का नियम किसने दिया? डार्विन ने दिया। इसमें प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था। इन्होंने बताया किसी भी प्रजाति में धीरे धीरे किसी गुण का कम या अधिक हो जाना ही प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। ये अनयादृच्छिक प्रक्रिया होती है, इसे ही क्रम विकास की प्रमुख कार्यविधि माना जाता है। इनके अनुसार यह था कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रत्येक जीव में प्रचुर मात्रा होती है, बहुत सारी संतान बना सकता है, जिससे ये अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। इसी कारण क्या होता है, जब ये संतान उत्पन्न करेंगे तो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इस वृद्धि के कारण सभी जातियों के मध्य जीवन अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और ज़्यादा अधिक मात्रा में जहाँ आबादी हो जाएगी वहाँ अपने अपने जीवन अस्तित्व, अपने भोजन के लिए जीवन अस्तित्व शुरू हो जाता है। लोग चोरी करने लगते हैं, लोग लड़ाई करने लगते हैं, मार काट करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण कहाँ से शुरू होता है? जिसमें केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जो सबसे अलग भिन्नता दर्शाते हैं। ये भिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं, इनसे ही वातावरण के अनुकूल जीवों का जन्म होता है। तो इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक प्रजाति में गुणन की क्षमता होती है और इसी कारण ये बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। अधिक वृद्धि करने के कारण क्या होता है, इनमें प्रकृति जो है आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। केवल वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं या विशेष नियम धारण रखते हैं। शेष जीवों की मृत्यु हो जाती है और यही घटना प्राकृतिक वर्ण कहलाती है। इसी में विभिन्नताएं स्टार्ट हो जाती है, इसे आनुवंशिक हो जाती हैं। अच्छा, ये था हमारा डार्विनवाद था। डार्विन प्राकृतिक वर्णवाद था। तो इस प्रकृति के बारे में बताइएगा, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए हमारे पास डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर बताइए, प्रश्न आ जाए डार्विन और लेमार्कवाद में अंतर, तो मैं इसको बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। फिर हम आगे बात करते हैं अन्य क्वेश्चनों पे। देखो, तो डार्विन और लेमार्कवाद में क्या था, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिएगा एक बार। लेमार्क जो थे ये वंशागति पर आधारित थे, लेकिन डार्विन प्राकृतिक वर्ण, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि लेमार्क वंशागति सिद्धांत पर आधारित थे, डार्विन प्राकृतिक वर्ण पर आधारित थे, ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि ऊंचे, लेमार्क ने बताया था कि ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खाने की वजह से जब ऊपर लगातार उछलते रहे तो छोटे जिराफों की गर्दन भी लंबी हो गई। लेकिन इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, प्रकृति में पहले से ही लंबी गर्दन वाले, छोटी गर्दन वाले दोनों जिराफ उपस्थित थे। लेकिन जो लंबी गर्दन वाले थे वो जीवन संघर्ष में आगे चले गए, लेकिन छोटी गर्दन वाले भोजन न मिलने की वजह से नष्ट हो गए। तीसरी बात उन्होंने कहा गर्दन लंबी होने का कारण था जिराफ का जन्म। गर्दन लंबी, उन्होंने बताया जब वो लगातार ऐसी लंबी गर्दन ऊपर उठाते रहते थे गर्दन लंबी हो गई। गर्दन लंबी हो गई तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनकी गर्दन ऑलरेडी लंबी होने लगी। तो इनका मानना था, लेमार्क का था। लेकिन डार्विन कह रहे थे ऐसा नहीं, जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे केवल वही जीवन संघर्ष में सफल हुए और बाद बाकी मृत्यु हो गई। यह बात अंगों, तो इसका मतलब इन्होंने बताया अंगों का प्रयोग, यह सिद्धांत अंगों के प्रयोग पर आधारित था। लेकिन ये इन्होंने कहा नहीं, ये वंशागत था। जो लंबी गर्दन वाले थे वो वंशागत थे, पहले से ही उपस्थित थे और वही जिराफ आगे चलते रहे, ये वाला वंशागत नहीं रह गया था, ठीक है। तो ये इनका डार्विनवाद लेमार्कवाद का डिफरेंस था। इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, पेपर में आ सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है जननिक और वंशागत या उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। तो जननिक लक्षण क्या होते हैं, वंशागत लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिराफ तो आप लोग जानते ही होंगे, जिराफ सबने देखे हुए हैं, बहुत सारे जिराफ होते हैं। डार्विन लेमार्कवाद में क्या होता है, इसमें जिराफ, ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका।
ये होते हैं जिराफ। देखिए जरा एक बार, इसमें लंबी गर्दन वाले भी थे, छोटी गर्दन वाले भी थे। अगर आप रियल जिराफ देखना चाहते हैं तो रियल जिराफ हमारे वीडियो में आप जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है चिड़ियाघर का, लखनऊ चिड़ियाघर, नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के बारे में वर्णन है, वहाँ पे आपको जिराफ हम दिखा देंगे। वहाँ पे मैंने उसका वीडियो शूट किया हुआ था। तो वो इस टाइप के जिराफ होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे जिराफ होते हैं। ये लंबी गर्दन वाले थे जिराफ। छोटी गर्दन वाले भी इन्होंने उधार पहले जिराफ थे, लेकिन वो मृत्यु हो गई उनकी, और अंत में लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहेगा। तो ये होते हैं जिराफ। ठीक है, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हम बात करने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है जननिक वंशागत और उपार्जित लक्षणों में, उपार्जित माने होता है प्राप्त करना, अर्जित करना, और जननिक वंशागत का मतलब होता है जो जन्म से ही, यानी वे लक्षण जो जीवों में जन्म, वो प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा जीवों में जन्म से होती है, लेकिन यह जन्म के बाद प्राप्त की जाती है, उपार्जित। ठीक है, दूसरी बात, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है। एक ऐसी होगी शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है, लेकिन ये विशिष्ट होती है। विशिष्ट क्या होगी? क्योंकि इसको प्राप्त किया जाएगा, अर्जित किया जाएगा, तो ये विशिष्ट होती है, वो सामान्य प्रतिरक्षा होती है। ये एंटीजन के शरीर में पहुंचते ही उसे नष्ट कर देती है। जैसे कोई बीमारी का शरीर में पहुंचती है तो तुरंत ही उसको नष्ट कर देती। कारण होता है कि जुकाम का वायरस, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तो जुकाम के एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पहले से उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग में कमजोर होते, कहते हैं इनका सद्दिया कोटा है, तो अगर कोई व्यक्ति जुकाम है वो उसके पास जाए तुरंत बीमार हो जाएगा। कुछ लोगों में क्या होता है, पावरफुल होते हैं, जैसे जुकाम वायरस अंदर जाता है वो स्वतः उसको मार के भगा देते, लोगों को जल्दी सालों साल जुकाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये शरीर में एंटीजन के पहुंचते ही उसे नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये एंटीजन जब जाएगा तो सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, पहचान के बाद फिर ये उसको मारते हैं। जैसे टीका, टीका कभी भी आप अगर लगवाते हैं तो बुखार इसीलिए आता है क्योंकि मृत करके वायरस को डाला जाता है, उसी बीमारी के वायरस को, तो वो पहले उसको पहचानता है, 2-3 दिन में पहचान में लगता है, पहचान के बाद फिर उसको मारता है, तब तक वो अपना असर कुछ न कुछ दिखा देता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये कैसे होती है, ये पहले उसको जाँच करते हैं, उसके बाद उसके नष्ट करते हैं, लेकिन ये तुरंत नष्ट करते हैं, तुरंत प्रभावी होती है। यह शरीर की सुरक्षात्मक परत, जैसे आँख की पुतली का रंग, बालों का रंग, ये सब सुरक्षात्मक परत बनाती है, लेकिन ये पूरक तंत्र की तरह कार्य करते हैं। जैसे धूम में त्वचा काली हो जाए, बुद्धि, शिक्षा के साथ साथ बुद्धि का विकास हो जाए, तो ये सब कार्य उपार्जित है, प्राप्त किया गया। बुद्धि प्राप्त की जाती है, शिक्षा दी गई, बुद्धि स्वतः विकसित हो गई। लेकिन क्या हो कि बुद्धि, एक बच्चे को, नवजात शिशु को शिक्षा से बिल्कुल दूर रखा जाए तो वो ये सब चीज़ नहीं पढ़ सकता, उसे नामुमकिन होगा। ठीक है, तो ये क्या की जाती है, ये शिक्षा के साथ साथ उत्पन्न होती है। ये प्रश्न आप जानते हैं, कपी और मानव में अंतर खूब आप बता सकते हैं कि कपी में क्या होता है, कपी की हड्डी जो होती है बकराकार होती है, कैसी होती है, इस टाइप से। बंदर की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इस टाइप से होती है, बकराकार होती है। लेकिन मानव की हड्डी कैसी होती है, यश के आकार की होती है। रीढ़ की में रज्जु कैसी होती है, यश के आकार की होती है। इसमें मस्तिष्क कैसा होता है, 350 सीसी होता है, लेकिन ये 1450। कहते हैं इंजन 800 सीसी, 800 सीसी, 1200, अब तो क्या होता है 2000 सीसी का इंजन। तो ये सब क्या होता है, पावर होता है। जब 350 सीसी है तो वो अच्छा दिमाग नहीं होगा, लेकिन जो 1450 सीसी होगा वो बेहतर दिमाग होगा। इसीलिए मानव का दिमाग कपी से अच्छा होता है। फिर इनमें भाषाई कौशल बंदर में नहीं होता है, लेकिन यहाँ भाषाई कौशल सुविकसित होता है। इनमें चलने की गति 4 पैरों से होती है, 2 पैरों से होती है। रीढ़ की हड्डी शरीर के पश्च भाग में जुड़ी होती है, खोपड़ी के पश्च भाग में। जो रीढ़ की हड्डी खोपड़ी के पश्च भाग में पीछे जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खोपड़ी के मध्य भाग में, खोपड़ी के मध्य भाग में रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। पैर के तलवे यहाँ सपाट होते हैं, यहाँ तलवे चापदार होते हैं। बाल पूरे शरीर पर होते हैं, लेकिन मानव में बाल पूरे शरीर पर नहीं होते, केवल सीमित भागों पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, हमें केवल 5 नंबर लिखने हैं, आपने बहुत सारे कर दिए। ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो कपी और मानव आप दोनों ही जानते हैं। कपी और मानव में डिफरेंस आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कपी कपी और मानव में अंतर। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिए इस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये टोटल इसका प्रोसेस यही दिखाया गया, कपी और मानव में अंतर बताया गया है। कपी में बुद्धि तो होती है मगर उतनी नहीं होती, उतना वो विकास नहीं कर सकता जितना मानव कर सकता है। ठीक है, ये दोनों पैर का यूज करते हैं, वो दोनों पैर का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से कपी और मानव में अंतर। अब इसमें क्या होता है देखना जरा, जब ये चलते हैं तो ये 4 पैर का यूज करेंगे। जब ये देखो, जब ये चल रहे हैं 4 पैर यूज करते हैं, हम लोग जब चल रहे हैं तो 2 पैर का यूज करते हैं। ये प्रोसेस होता है इसका। देखिए
ये कपी और मानव का डिफरेंस हो गया। कपी में क्या, हमने यही टोटल आपको अभी बताया हुआ है कि इनकी कपाल गुहा कितनी होती है, छोटी सी कपाल गुहा 350 सीसी होती है और इनकी होती है 1350 या 1450 सीसी होती है, ठीक है, कपाल मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इनमें रीढ़ की हड्डी देखो वक्राकार होती है, इनमें रीढ़ की हड्डी कैसी होगी, ये रही सीधी चली गई, ठीक है। इनकी अगर आप लोग बात करें कि श्रोणि मेखला, ये श्रोणि मेखला होती है, इनकी श्रोणि मेखला सीधी होती है, इनकी वक्राकार बड़ी श्रोणि मेखला होती है, इनकी छोटी श्रोणि मेखला होती है, ठीक है। तो ये कपी और मानव में अंतर, ये चारों हाथ चलने के लिए चारों पैर का उपयोग करते हैं, ये दो पैर का उपयोग करते हैं। इनमें बुद्धि का विकास, भाषाई कौशल होता है, यहाँ भाषाई कौशल नहीं होता है। तो ये सब हमारे कपी और मानव में अंतर होगा, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, केवल हल्का सा आपने बता दिया है ताकि क्वेश्चन जब नज़र में आ जाता है तो आप बेहतर हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है उत्परिवर्तन, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही होगा। आज के लिए जो है जय हिंद।